फ्रेंड्स, आपने आनुवंशिकी पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख लिया होगा। अब हम आज आपके चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं। मेंडल के बारे में, मेंडल की जीवनी के बारे में पढ़ा, मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया वो पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम है उसके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट इसके जो अंदर जो आपके टॉपिक स्टार्ट होता है नेक्स्ट, वो है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, तो एक संकर संकरण की हमने परिभाषा देखी थी। तो एक संकर संकरण की परिभाषा क्या थी? ऐसा संकरण जिसमें किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो मेंडल ने क्या किया था? अलग अलग लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। कभी एक का किया, फिर दो का। तो एक संकर संकरण कैसा संकरण कहलाएगा? ऐसा संकरण जिसमें किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें केवल एक लक्षण को ही लेंगे। जैसे पादप की ऊंचाई ली तो केवल पादप की ऊंचाई, बीज का रंग लिया तो सिर्फ बीज का रंग, बीज की आकृति ली तो सिर्फ बीज की आकृति। इस टाइप से अगर किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण। अब हम उदाहरण के लिए देखते हैं इसको। तो उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई के अंदर हमने देखा था दो लक्षण थे। जो प्रभावी था वो था लंबापन, और जो अप्रभावी था वो कौन सा था? आपके बोनापन। दो लक्षण थे, एक लंबापन, दूसरा कौन सा था? बोनापन। लंबेपन को हम दर्शाते थे कैपिटल टी से, और बोनेपन को किससे दर्शाते थे? स्मॉल टी से। क्लियर? तो अब एक संकर संकरण के अंदर हम इन्हीं के मध्य क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले ले लिया एक तो शुद्ध लंबा पादप, और दूसरा ले लिया शुद्ध बोना पादप। क्लियर? इसको साफ करके और शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो एक तो हमने ले लिया शुद्ध लंबा पादप, तो शुद्ध लंबे को हमने दर्शा दिया दोनों के दोनों कैपिटल टी से, और एक लिया था हमने शुद्ध बोना पादप, जिसको हमने किससे दर्शा दिया? दोनों स्मॉल टी से। अब इन दोनों के मध्य हम क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। तो यहाँ से निकला एक कैपिटल टी, यहाँ से भी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों के दोनों युग्मक जो बन रहे हैं उनके अंदर लक्षण कैसा है? सेम है। दोनों के मध्य संकरण करवाया हमने, तो हमें जो प्राप्त हुई इसको हम कहते हैं पीपीडी। इसको क्या कहते हैं? F1 पीडी। अब जो प्राप्त होगी हमको, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये कौन सी पीडी होगी? आपके F1 पीडी। क्लियर? शुद्ध लंबा पादप लिया, शुद्ध बोना पादप लिया, दोनों के मध्य संकरण करवाया, तो हमें F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई, इसके अंदर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पादप और शुद्ध बोने पादप के मध्य संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी के अंदर उसे सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। क्लियर? मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पादप एवं शुद्ध बोने पादप के मध्य संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी में उसे सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब मेंडल ने क्या किया? तो मेंडल ने ये जो F1 पीढ़ी के अंदर उसको सारे के सारे लंबे पादप प्राप्त हुए थे, उन पादपों के मध्य में ही संकरण करवाया। फर्स्ट क्या किया? शुद्ध लंबा पादप, शुद्ध बोना पादप, दोनों के मध्य संकरण करवाया। जो फर्स्ट पीढ़ी ली उसको पी पीढ़ी का, दोनों के मध्य संकरण से इसे जो सारे के सारे पादप प्राप्त हुए, सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे प्राप्त हुए थे। अब जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए पादप, उनके मध्य इसने क्या करवाया? संकरण करवाया। तो देख लेते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, F1 पीढ़ी के अंदर से या युग्मक दोनों में बटा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये बढ़ गया एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी।
संकरण करवाया दोनों के मध्य में, तो क्या हुआ, चार्ट की सहायता से हम समझ लेते हैं। चार्ट की सहायता से हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि ये मान लिया ये है फीमेल, ये क्या है मेल, यहाँ पे ले लिया हमने, ये फीमेल एक तरफ मेल, यहाँ पे एक कैपिटल टी है इसका, दूसरा क्या है स्मॉल टी, इसके अंदर भी क्या है एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। संकलन करवाए क्या प्राप्त होगा, इधर कैपिटल टी इधर कैपिटल टी, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैपिटल टी। इस तरफ से आपके आ गया कैपिटल टी, इस तरफ से क्या आ गया स्मॉल टी। यहाँ पे बात करें तो इस तरफ से तो आ गया कैपिटल टी, इस तरफ से क्या है आपके स्मॉल टी, और यहाँ पे आपके दोनों तरफ से क्या आ जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मेंडल ने जब ये संकरण करवाया, F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर जो थे दोनों का संकरण करवाया, तो संकरण में उसे जो नए पादप प्राप्त हुए उसके अंदर उसको ये अनुपात प्राप्त हुआ कि एक पादप जो थे वो तो थे शुद्ध लंबे, दोनों कैपिटल टी वाले, दो पादप जो थे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी वाला, और एक पादप जो था वो था स्मॉल टी वाला। तो हमने लिख दिया 1:2:1। इस टाइप से इसे क्या प्राप्त हुए कि अधिकांश पादप यानी 75% जो पादप थे वो तो प्राप्त हुए उसको लंबे, और 25% जो पादप प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए बूंदे। इस आधार पे इसने ये जो अनुपात, उस अनुपात को हम कहते हैं जीन प्रारूप। क्या कहेंगे जीन प्रारूप। क्लियर यहाँ तक, दोनों कैपिटल टी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी वाले कितने प्राप्त हुए एक। ये तो हो गया जीन प्रारूप। लेकिन लक्षण के आधार पर यानी बाहर से दिखने में ये पादप कैसा था लंबा, ये पादप कैसा था लंबा, ये पादप भी कैसा प्राप्त हुआ इसको लंबा, और यहाँ पे कैसा प्राप्त हुआ बोना, यानी कि 75% पादप जो थे वो इसको प्राप्त हुए लंबे मेंडल को अपने नियम के अंदर, और जो 25% पादप थे वो कैसे प्राप्त हुए बोने। तो यहाँ पे बोना और लंबे का अनुपात निकालें तो लंबा अनुपात बोना, तो लंबे पादप F2 पीढ़ी के अंदर कितने प्राप्त हुए 3, बोने पादप कितने प्राप्त हुए 1। अब ये लक्षण है इनके, इसलिए इसको हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहेंगे लक्षण प्रारूप। अंग्रेजी नाम की बात करें तो लक्षण प्रारूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहेंगे फिनोटाइप, और जीन प्रारूप जो है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। क्लियर, चलो ठीक है। तो मेंडल ने एक संकर संकरण के अंदर क्या किया, शुद्ध लंबे पादप लिए, शुद्ध बोना पादप लिया, दोनों के मध्य में संकरण करवाया, तो उसको सारे के सारे जो पादप प्राप्त हुए कैसे प्राप्त हुए लंबे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी के अंदर। फिर इसने क्या करवाया कि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त पादप हुए लंबे जो प्राप्त हुए उनके मध्य में आपस में संकरण करवाया। तो संकरण करवाने पे इसने देखा कि 75% जो पादप थे यानी कि तीसरे भाग के 3/4 भाग के वो तो लंबे थे, और 1/4 भाग यानी कि 25% जो थे वो कैसे प्राप्त हुए बोने प्राप्त हुए। बस इसी के आधार पर इसने अपने 2 नियम दिए। कुल 3 नियम दिए थे, लेकिन एक संकर संकरण पर मेंडल ने 2 नियम दिए। अब वो 2 नियम कौन से थे वो हम आगे देखते हैं। तो मेंडल ने जो पहला नियम दिया वो दिया था प्रभाविता का नियम। यह जो नियम है वो ये कहता है कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होगा प्रभावी लक्षण कहलाएगा, एवं वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होगा अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो प्रभाविता का नियम हम देख लेते हैं। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होगा
प्रभावी लक्षण एवं वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होगा, अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो क्लियर, मेंडल ने फर्स्ट नियम दिया जो एक संकर संकरण के आधार पे इसने संकरण करवाया था, शुद्ध लंबा पादप लिया, शुद्ध बोना पादप लिया, यही किया था पी पीढ़ी के अंदर, और दोनों के मध्य संकरण करवाया। तो इसने क्या पाया, इसको सारे के सारे पादप लंबे प्राप्त हुए। तो इस आधार पे इसने ये कहा कि एक लक्षण जो होता है वो तो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करेगा, और एक लक्षण जो होगा वो अपने आप को दबा देगा, या जो पहला लक्षण होगा वो दूसरे लक्षण को दबा देगा। इसी आधार पे इन्होंने क्या कहा कि वह लक्षण जो प्रकट होगा क्या कहलाएगा, प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो प्रकट नहीं होगा क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण। अब यहाँ पर प्रकट कौन सा हुआ, शुद्ध लंबा पादप, शुद्ध बोना पादप, दोनों के मध्य संकरण करवाया, इसको प्राप्त हो गए सारे के सारे लंबे पादप। तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण हमारे पास कौन सा आ गया, लंबापन। तो ये जो होगा वो तो हो जाएगा प्रभावी लक्षण, और जो बोनापन होगा वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी लक्षण। क्लियर यहाँ तक। अनुपात की बात करें, सारे के सारे लंबे, जीनोटाइप हो या फिनोटाइप, इसका सब एक ही रहेगा। क्लियर। अब मेंडल का जो दूसरा नियम आता है, इसने दूसरा नियम दिया उसी के आधार पे, वो नियम दिया था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, या इसको हम बोल सकते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम मेंडल का दूसरा नियम। यह नियम भी है एक संकर संकरण पे आधारित है, वो हमने पहले ही बता दिया। अब यह नियम क्या कहता है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर जो है उसके मध्य हम जब संकरण करवाते हैं तो दोनों के दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं F1 पीढ़ी के संकर से, F1 पीढ़ी के संकर से युग्मक बनते समय या युग्मक निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं मतलब कि एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग नहीं होंगे। जो कैपिटल टी है वो अलग जाएगा, एक स्मॉल टी है वो अलग जाएगा। तो F1 पीढ़ी के संकर से युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी जो होते हैं वो पृथक पृथक होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसी को हम पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, या मेंडल का दूसरा नियम, आनुवंशिकी का दूसरा नियम, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो हमने F1 पीढ़ी ली थी। F1 पीढ़ी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आया था। इनके मध्य हमने चार्ट के द्वारा समझा था संकरण। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें प्राप्त क्या हुआ था, यही प्राप्त हुआ। अब इसने देखा कि भाई F1 पीढ़ी से ये जो युग्मक निर्माण हुआ इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, अभी तो ये एक युग्मक था, एक ही जीव था।
अब इससे युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि ये द्विगुणित कोशिका थी उससे अब एक गुणित कोशिका बनेगी। तो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। तो ये जो कैपिटल टी है वो आधे गुणसूत्र वाले के अंदर जाएगा एक युग्मक के अंदर, ये जो है वो दूसरे युग्मक के अंदर जाएगा। इसमें भी सेम क्या होगा, ये एक युग्मक में गया, ये दूसरे युग्मक में गया, यानी कि युग्मक निर्माण के समय दोनों अलग अलग हो गए। और इसका सबूत क्या है, इसीलिए यहाँ पर जो ये बोना पादप प्राप्त हुआ ऐसा हो जाता, वरना F1 पीढ़ी में सारे लंबे हुए थे, एक दूसरे के अंदर ये मिश्रित हो जाते, युग्मक शुद्ध नहीं रहते, तो क्या हमें यहाँ पे एक बोना पादप प्राप्त होता, नहीं होता। यहाँ पर भी हमें सारे के सारे पादप कैसे प्राप्त होते, लंबे प्राप्त होते, क्योंकि ये जो बोना पादप है वो इसके साथ रह करके दूषित हो जाता। तो क्लियर, हमें यहाँ पे जीन प्रभाव और लक्षण प्रभाव क्या प्राप्त हुआ था, फिर रिमेम्बर कर लेते हैं, 1:2:1 क्या था, जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप, और फिनोटाइप जो था वो क्या था, 3:1। क्लियर यहाँ तक। अब इस ये जो विसंयोजन का नियम है या पृथक्करण का नियम है, उस नियमों के महत्व की बात करें तो विसंयोजन के नियमों के महत्व की बात करें तो ये हो गए इसके महत्व। इसके अंदर फर्स्ट महत्व ये आ जाएगा कि जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। अब जीन संकल्पना क्या है वो हम देखेंगे। दूसरी चीज कि जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, दूसरी चीज जीन वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई है, यानी कि जीन ही है वो एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर संचारित करते हैं। तीसरा, प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि दोनों युग्म विकल्पी सम्मिश्रित नहीं होते हैं। जीन संकल्पना की पुष्टि होती है, जीन वंशागति की इकाई है, प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होंगे, 2 युग्म विकल्पी होंगे, दोनों युग्म विकल्पी है वो कभी भी सम्मिश्रित नहीं होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीन के द्वारा। बाकी सब तो समझ में आ गए। जीन संकल्पना क्या है, तो जीन संकल्पना जो है, जीन संकल्पना क्या है उसे हम देख लेते हैं परिभाषा के अंदर ही। जीन संकल्पना जो है उसका अर्थ होता है कि एक जीन, आपने 11th में पढ़ा होगा, एक एंजाइम एक रिएक्शन, एक एंजाइम एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उसी प्रकार एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। जीन संकल्पना क्या कहती है कि एक जीन केवल एक ही लक्षण को निरूपित करता है, दूसरे लक्षण को निरूपित नहीं करता है। कौन कहता है, जीन संकल्पना। तो जीन संकल्पना क्या है, एक जीन द्वारा किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित किया जाता है, यानी प्रत्येक लक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रकार का जीन होता है। लंबाई के लिए अलग होगा, चौड़ाई के लिए अलग होगा, और कोई लक्षण आ रहे हैं, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, अगर पादप के अंदर देखें, मनुष्य के अंदर देखें, आंख का रंग, त्वचा का रंग, कोई भी लक्षण ले लूं तो एक लक्षण के लिए एक जीन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही जीन अलग अलग लक्षण को निरूपित करेगी। तो आज के हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा, मेंडल के नियमों के अंदर एक संकर संकरण देखा, वह ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। फिर उसी के आधार पर जो 2 नियम दिए गए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के 2 नाम और थे, विसंयोजन का नियम एवं युग्मकों की शुद्धता का नियम।
फिर हमने देखा जो ये आपके मेंडल का दूसरा नियम है उसके 5 महत्व देखे। अब आगे के टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ेंगे।